गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं राकेश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है। ये जो है मैं PYQ का दूसरा क्लास ले रहा हूं आप सभी को लिए ये बताने को कि थोड़ा सा लेट इसलिए मैं लेता हूं कि कुछ क्वेश्चंस मुझे एनालिसिस करना पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं सभी से मिला करके। और जो है आप लोगों के लिए कुछ अच्छे चीज़ जो है जो आप लोग के काम के, बाकी चीज़ें तो पढ़े हैं, जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसको मैं लास्ट में आप लोगों को क्या करता हूँ, पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये जो है हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्त, तो आप सब ध्यान रखेंगे। हम जो है किसका, मध्य प्रदेश पुलिस, जो अभी पेपर चल रहा है मध्य प्रदेश किसका, पुलिस का। मध्य प्रदेश पुलिस का जो है एग्जाम हुआ है कब का, कल 13 अगस्त। 13 अगस्त का जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम एनालिसिस के बारे में थोड़ी देर चर्चा करेंगे, फिर जो है हम अपने कुछ एक टॉपिक पकड़ के उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जो है जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर का पैटर्न जो है, आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं मेरे से, मैं वो आपको सबको बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आप ये धैर्य बना के रखें कि तैयारी आप लोगों ने जैसा भी किया है, जितना किया है, बस उसको आप रिवीजन करते रहें। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। मैं आप लोगों के साथ पॉइंट पे आऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका फिर भी क्वेश्चंस जो है, जैसे कि आपको 12 अगस्त के दिन जो पूछा गया था मैथ में, मैथ मैथ मतलब कि गणित में जो है, मैथ में जो है 12 अगस्त के दिन जो पूछा गया था दोस्त आपसे क्वेश्चंस, वैसे ही एज इट इज पेपर जो है 13 अगस्त के दिन आ गया है। किस दिन दोस्त, 13 अगस्त के दिन सेम पेपर आ गया है। कैसा, सेम पेपर आ गया है। सेम पेपर, सेम पेपर आया है, बस क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। पैटर्न इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। क्या, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा 12 अगस्त के दिन आपको देखने को मिला, उसी तरह से वही लेवल से क्वेश्चंस भी आपको जो है 13 अगस्त के दिन देखने को मिला है। सेम वेटेज मैथ का रहा है, जिस जैसा 12 अगस्त के दिन था वैसे ही आपका क्या रहा है, साइंस का रहा है। साइंस का भी सेम रहा है 13 अगस्त के जो भी जितने शिफ्ट हुए हैं सभी में। ठीक है, तो ये जो है क्या है, सेम पेपर रहा है दोनों, उसमें 12 और 13 को सेम पेपर देखने को मिले हैं। ऐसे आपके रीजनिंग, रीजनिंग में जो है रीजनिंग में जो है सेम पेपर आपको देखने को मिले हैं। कैसा दोस्त, सेम पेपर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपके क्या आ जाते हैं, बस मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके में, जीके में भी आपको इंडिया जीके ही देखने को मिले हैं। इस बार भी आपको एमपी जीके देखने को नहीं मिला है। तो इसमें भी जो 12 अगस्त को रहा है वही 13 अगस्त को रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। हमने जो है कल, मैंने आपको एनालिसिस कराने के बाद जो है क्या किया था कि कल जो है हमने क्या किया था कि एक चैप्टर लिया था जिसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों, पढ़े हैं आप लोगों ने? यदि नहीं पढ़े हैं तो आप उसको जाके देखें कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, उसको जा करके देखें। कला और संस्कृति, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एमपी के नहीं इंडिया के आ रहे हैं। मैंने उसको पूरा कवर कराया है। आपने यदि वो नहीं देखे हैं तो वो एनालिसिस जाके 12 अगस्त वाली उसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है,
आज जो है मैं 13 अगस्त वाली एनालिसिस करवाऊंगा, जिसमें जो है मैं जीके के, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग तो सभी का इजी जा रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के भी मैथ और रीजनिंग क्या होंगे, इजी जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं है, आपको साइंस पढ़ना है और जीके पढ़ना है। तो जीके जो है जितने 20 तारीख के अंदर 7-8 चैप्टर हैं, जिनको मैं एक एक क्लास में ऐसा पढ़ा दूंगा कि जहां से आपको जो है क्वेश्चंस हटने नहीं वाले हैं। एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा, बस आप लोग जो है लास्ट तक मेरे साथ बना रहा करेंगे। आज जो है मैं कुछ ऐसा आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपको भरोसा हो जाएगा कि सर ये क्वेश्चंस तो आए हैं, और उसी से रिलेटेड दो जितने शिफ्ट हुए हैं 2 दिन में, दोनों दिनों में वही वही चैप्टर्स से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, और उससे जो है आगे और आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जो है हमारे साथ लास्ट तक इसमें बने क्लास में, तभी आप लोग जो है यहाँ से 4 से 5 नंबर इस क्लास से आप फिक्स कर लेंगे अपना। इस क्लास से केवल आपका 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्त, बस आप मन लगा के इस क्लास को देख लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग को जो है, और जो मैं कल की क्लास लिया हूँ उसमें भी आप लोगों को जो है पूरा देखना है, उससे भी आपके 3 से 4 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। एक एक क्लास से समझ लीजिए 3 से 4 नंबर, मतलब समझ रहे हैं कि कितना अच्छा चीज आपको कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं पहला लिख रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, नहीं पता होगा तो मैं तो आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, बताइएगा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह, भारतीय मुद्रा का नया नया प्रतीक चिन्ह, नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, बताइएगा किसने डिजाइन किया था। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिजाइन किया था। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप लोग को जो है टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी से आपको मुझे क्वेश्चंस आंसर देना है इंपॉर्टेंट वाले, जिससे आपको 5 नंबर यहाँ से फिक्स करना है। तो इसका जो है किया था उदय कुमार, कौन किया था, उदय उदय कुमार, याद रखिएगा उदय कुमार। नया जो प्रतीक था भारतीय मुद्रा का किसने दिया था, उदय कुमार ने दिया था। फटाफट से नोट भी करते चलेंगे, इसको रिवाइज भी आप लोग को करना है, अन्यथा मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डलवा ही दूंगा। ठीक है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्त, किसका, NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड का पूर्ण रूप, नाबार्ड का क्या पूछा गया है, नाबार्ड का पूर्ण रूप, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है दोस्त, ये आपसे क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फटाक से मुझे बताएंगे नाबार्ड का क्या है, आप कमेंट में मुझे बताते जाया करें नाबार्ड का क्या है दोस्त। तो इसका आप ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड, एग्रीकल्चर एंड क्या हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट। क्या ध्यान रहेगा आपको, ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका पूरा नाम। इसको आप ध्यान रखिएगा, नाबार्ड का पूरा नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं हमारा कौन सा आ जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। नाबार्ड आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आया भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, वैसे तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए नाबार्ड का स्थापना। नाबार्ड का जो है इसकी स्थापना मैं बता दूं,
स्थापना लिख लीजिए। स्थापना जो है नाबार्ड की कब किया गया था दोस्त? 1982। ये भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, नाबार्ड की जो है कब किया गया था? 1982 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना है मुंबई। कहाँ है दोस्त? मुंबई में है। मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा दोस्त? अगला जो है हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसको क्या बोलते हैं? नाबार्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्त? नाबार्ड बोलते हैं। इसका मुख्यालय मैंने बता दिया। मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आया है तो इसका जो है मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, फिर क्वेश्चन भी आ गया। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आप लोग सभी को पता है कहाँ पर है दोस्त इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। मैंने बता भी दिया इसका स्थापना 1982 में है। इसका स्थापना कहाँ है, कब हुआ है? 1982 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, कौन सा आ जाएगा हमारा क्वेश्चन? ले लेते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? NBFIS, NBFIS, ठीक है, इसको बोलते हैं। में कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, बताइएगा आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो है मैं आपको कौन सा बता देता हूँ। इसमें जो है NBFIS, जो NBFIS है, इसमें क्या है? NABARD, ये क्या है? सम्मिलित है। ये क्या है? सम्मिलित है। इसमें जो है आता है SIDBI, ये भी क्या है? सम्मिलित है। इसके बाद जो है क्या आता है? BOI, ये भी क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, ये भी है। ठीक है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ। ऑप्शन क्या था आपका दोस्त? आपका ऑप्शन था EXIM, ये इसको भी ऑप्शन में दिया था, जो कि NBFI में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा, क्या होगा? एग्जिम। ठीक है, ये सब सम्मिलित हैं। ये क्या है? सम्मिलित हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप क्या है? ये भारत में बैंकिंग प्रणाली में चलता है ना, भारत में बैंकिंग प्रणाली में, किसमें दोस्त? बैंकिंग बैंकिंग प्रणाली, भारत में बैंकिंग प्रणाली में जो है IFSC का पूरा नाम क्या है? IFSC जो चलता है, IFSC जो चलता है, इसका पूरा नाम पूछा था। क्या पूछा जा सकता है? पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या है मेरे दोस्त? फटाफट से आप मुझे आंसर में बता देंगे इसका पूरा नाम क्या है IFSC का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, बस आप लास्ट तक रहें। इसका नाम है, इसको याद रखिएगा, इंडियन इंडियन
फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसको याद रखिएगा, आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा आपके आगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे जो मैं एक बताने जा रहा हूँ अभी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, यहीं से आया है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया था कि कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? बताइएगा, कौन सी संस्था, ये पूछा गया था, कौन सी संस्था, कौन सी संस्था रेपो दर, रेपो दर व रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है, बताइएगा। निर्धारित, निर्धारित करता है, रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है, बताइए, फटाफट से बताइए कौन सी संस्था है जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? फटाफट से इसका आंसर मुझे आप लोग बता दीजिए क्या होगा। आप लोग जो है कमेंट में बताया नहीं करते हैं, बताइए दोस्तों, पढ़िए तभी समझ में आएगा। यहाँ से 4 से 5 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय, भारतीय कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जो रेपो दर को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। ठीक है, इसको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो है नाम क्या है? इसको हम आरबीआई आ जाए तो भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, आरबीआई इसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर, जैसे कि मैं बता दूं, आरबीआई ऋण देता है, वो क्या होता है? रेपो रेट होता है। क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जिस दर पर आरबीआई क्या करता है, ऋण देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि ये इससे क्या हो जाता है, कभी भी जो है कम वो नहीं करता है, रेट पे नहीं देगा, एक रेपो रेट अपना फिक्स किए रहते हैं जिसके हिसाब से ऋण दिया जाता है, तो ये आरबीआई निर्धारित करता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त, ये अभी आया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये आया है कब? अभी आया है, कल या परसों आया है। ये पुलिस 2023, अभी आया है ये क्वेश्चन, फिक्स है, इसको समझ लीजिए। आप इसके आगे वाला, ये वाला आपके एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आप देख लेंगे, लिखिएगा। यदि आरबीआई रेपो रेपो दर बढ़ाता है, यदि, यदि आरबीआई, आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, रेपो दर बढ़ाता है, क्या करता है? आरबीआई रेपो दर क्या करता है? बढ़ाता है। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, रेपो दर बढ़ाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो भारतीय, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? बताइएगा, बताइएगा, घटेगा, बढ़ेगा, कम होगा, बराबर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताइए आंसर क्या होगा? यदि रेपो रेट बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी। क्या होगी दोस्त? महंगाई, महंगाई बढ़ेगी। क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी।
ठीक है, घटेगी नहीं, महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग को जो है ध्यान रखना है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त आज, कि आप लोग जो है डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट छपा हुआ आपको मिल जाएगा, जैसा कि एज इट इज मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा एंड तक बने रहें, पूरा देखें समझें। ठीक है दोस्त, चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता, बताइएगा। कौन सा संस्थान पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? बताइएगा फटाफट से, कौन सा बाजार है जो पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, जानते हैं? लिखिए, आप लोग को कुछ नहीं पता है। सेबी। क्या होता है दोस्त? सेबी। सेबी, ये ऐसे भी सेबी लिखा आ जाएगा तो आपको आंसर गलत नहीं करना है। पूंजी बाजार को विनियमित कौन बाजार को विनियमित नहीं करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नहीं करता है बोला गया है। कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? तो सेबी। सेबी क्या करता है, आप मुझे बताएंगे। सेबी की जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसको लिख लेंगे। सेबी, सेबी का मुख्यालय लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय दोस्त कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय जो है मुंबई पर है। मुंबई। मुंबई। स्थापना कब हुई? स्थापना याद रख लीजिएगा, 1988। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आप लोग को जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। ठीक है, सेबी का कार्य क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला कौन सा आ जाएगा? कौन सी केंद्रीय संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? कौन सी संस्था कौन सी संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी जारी करती है, बताइएगा। कौन सा संस्था करेंसी नोट जारी करती है, बताइए, फटाफट से बताइए। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है कौन सी संस्था? तो आपको ध्यान रखना है, आरबीआई ही करता है। कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको आरबीआई से भूलना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। ठीक है, आपको जो है कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए, क्वेश्चन। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइएगा। भारत में पहले
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ, बताइएगा। किस वर्ष, किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आंसर आप मुझे बताएंगे, किस वर्ष की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मेरे दोस्त? जल्दी से आप बता दीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। कब की गई थी मेरे दोस्त? 1975 में। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था, ये पूछा गया है। तो भारतीय मतलब कौन भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था। बैंक का गवर्नर नहीं था, बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो आपको याद रखिएगा, जो ऑप्शन में था, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं था में तो कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें जो है सुनील अरोरा करेक्ट था। क्या था? सुनील अरोरा। सुनील अरोरा आरबीआई के गवर्नर। सुनील अरोरा। कौन? सुनील अरोरा। तो इस ऑप्शन में से कौन कौन से थे दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह रहे हैं। मनमोहन मनमोहन सिंह जो है रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इसका। तो मनमोहन सिंह जी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है इसके गवर्नर इसके और कौन रहे हैं? तो उर्जित आर पटेल जी रहे हैं। कौन? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल जी रहे हैं, ठीक है। फिर इसके गवर्नर और ऑप्शन में जो दिया था रघुराम राजन, इनको तो आप जानते ही होंगे। रघुराम रघुराम राजन जो है क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। ये नहीं रहे हैं गवर्नर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा, बैंकिंग लेन देन के संबंध में पूछा गया है। बैंकिंग लेन देन संबंध किसमें? बैंकिंग लेन देन संबंध, ठीक है। बैंकिंग लेन देन संबंध में जो है NEFT आप लोगों ने सुना होगा। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है, बताइए। NEFT आप सभी लोगों ने जानते होंगे। तो NEFT का पूरा नाम आप मुझे फटाक से बता देंगे। क्या है दोस्तों NEFT का पूरा नाम? तो NEFT का पूरा नाम है नेशनल, ध्यान से देखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ये मत लगा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब आपसे जो है मजाक कर देता है व्यापम। नेशनल को क्या कर देगा? नेशनल को तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक्स लगा देगा, फंड को फंड्स लगा देगा, ट्रांसफर को ट्रांसफर्स, किसी एक चीज में चेंजेस कर देगा और ऑप्शन पूरे एक ही जैसे लगेंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, मैं इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। ये होगा
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये होगा। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं क्वेश्चन। फटाफट से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्त, तो आप लोग को जो है क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है आप लोगों को। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा गया था कि किस बैंक ने क्या किया था, किस बैंक ने करेंसी नोटों के मूल्य, करेंसी नोटों करेंसी नोटों के मूल्य करेंसी नोटों के मूल्य 253 वर्ग वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित लोगों को सहायतार्थ, दृष्टिबाधित लोगों की सहायतार्थ मनी मनी मोबाइल एडेड नोट, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल एडेड मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसको बोला जाता है, नामक ऐप लॉन्च किया। बताइएगा, नामक ऐप लॉन्च किया, कौन सा जो है बैंक ऐप लॉन्च किया, कौन सा बैंक है बताइएगा। जो दृष्टिबाधित, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है पैसों को जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मनी ऐप। ठीक है, क्या है, मनी ऐप, जो कि जो लोग देख नहीं सकते और वो क्या कर सकते हैं, नोटों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो है इसमें मोबाइल पर होगा, मतलब मान लीजिए आप रखे हैं 100 रुपए का नोट, और आप उस ऐप के द्वारा क्या करेंगे, उस ऐप के द्वारा उसको जैसे दिखाएंगे तो वो क्या होगा, बता देगा कि कितने का है, 100 का है कि 200 का है कि 500 का नोट है। ठीक है, तो ये जो है मनी ऐप है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो ये जो है किसने किया है, तो ये आरबीआई ने किया है। किसने किया है, आरबीआई ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए किया है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आपका क्या पूछा जा सकता है। जितने क्वेश्चन है दोस्त आपके यहाँ से 4 से 5 नंबर के नहीं बने तो आप मुझे बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बताइएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जा रहा है, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया बताइएगा, किस वर्ष किया गया, फटाफट से बताइए, सब लोग को पता है। तो किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1949 में आरबीआई का क्या हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष, स्थापना अलग है, राष्ट्रीयकरण अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया आरबीआई आरबीआई का स्थापना, आरबीआई के स्थापना आंख मूंद के आप लोग लगा दीजिए, सबको रटा होगा। आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो आरबीआई का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ है मेरे दोस्त, आरबीआई का स्थापना जो है 1935। क्या अब मैं सही बता रहा हूँ आपको, 1935 एकदम आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, चलिए, अब पूछा गया है बैंकर्स मतलब निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है, बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है, आप मुझे बताइएगा।
बैंकर्स चेक, कौन सा दोस्त? बैंकर्स चेक, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है? बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है, आप मुझे बताइएगा। किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बैंकर्स चेक क्या एफडी को कहा जाता है? क्या डीडी को कहा जाता है? क्या आईपीओ को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कि आरडी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी डी। डी डी को क्या कहा जाता है? बैंकर्स चेक कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम आप लोग जान लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। इसका होता है डिमांड ड्राफ्ट। क्या होता है मेरे दोस्त? डिमांड ड्राफ्ट होता है। क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है इसका पूरा नाम। ये होता है बैंकर्स चेक, जो बैंक के द्वारा दिया जाता है। एफडी, एफडी का मतलब जान लीजिए। जो एफडी, एफडी आप लोगों ने जाना होगा। एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट होता है एफडी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी ये सारे चीजें दोस्त आपको क्या करना है, याद रखना है। एफडी क्या होता है? एफडी बता दूं, जैसे आप लोग आपके अपने खाते में क्या करते हैं, 5 लाख रुपए रख दिए और 5 साल के लिए रखना है आपको, उसको फिक्स करा देते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। उसमें जो है आपको क्या होता है, ब्याज दर ज्यादा मिलता है यदि आप फिक्स कराते हैं तो। ठीक है, ब्याज दर आपको ज्यादा मिलेंगे और जो है आप क्या करते हैं उसको फिर 5 साल बाद निकलवाएंगे तो उसमें जो ब्याज होगा वो जुड़ करके आपको मिल जाता है। ठीक है, और जो यदि आप फिक्स नहीं करते हैं, एफडी नहीं करते हैं, तो जो है वो पैसा आपको जिस रेट में मिलता है तो कम रेट दर में मिलेगा, तो वही आपका सिस्टम होता है एफडी वाला। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं दोस्त, कौन सा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं, वह वह स्थान स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं, बैंकर्स मिलते हैं, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों, जाना जाता है, बताइएगा। व्यवस्थित खातों और मतलब कि खातों को व्यवस्थित करते हैं, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त, आप मुझे बताइएगा यदि आपको पता हो तो इसको जो है दोस्त, इसमें बोला जा रहा है वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं, जाना जाता है क्लियरिंग हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लियरिंग, क्लियरिंग हाउस। क्या बोला जाता है दोस्त? क्लियरिंग हाउस उसको बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोषागार, चेक स्कैनिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियरिंग हाउस उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, लोगों द्वारा मुद्रा, लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी, मुद्रा करेंसी में धारित मुद्रा,
और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? इसमें बोला जा रहा है कि लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी में जो धारित मुद्रा है और बैंक में जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है करेंसी जमा। क्या कहा जाता है दोस्त? करेंसी जमा। आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? करेंसी करेंसी जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेंसी जमा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं कि भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। भारत में ऋण नियंत्रण जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्त? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सबको पता रहा होगा इसका आंसर, मुझे ऐसा उम्मीद है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे दोस्त। कैसे मिलेंगे? डायरेक्ट एज अ टीज आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस आप लास्ट तक बस हमारे साथ रहें। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, बताइएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, बताइएगा। कौन लागू करता है, बताइए। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? फटाफट से आंसर मुझे बता दीजिए। क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई। कौन करता है मौद्रिक नीति लागू? तो आरबीआई ही करता है। आपको फिर से आरबीआई को ध्यान रखना है। ठीक है, एनपीसीआई का पूर्ण नाम क्या है, बताइए। आंसर बताइए आप। एनपीसीआई का पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन है, एनपीसीआई का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है, ये बताइए। क्या पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, इसके बाद बताइए पूर्ण नाम क्या है जो कि जो कि भारत के भारत के सभी जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान भारत के सभी खुदरा ये सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। क्या है दोस्त? अम्ब्रेला अम्ब्रेला संगठन अम्ब्रेला संगठन। ठीक है तो इसको आप मुझे बताएंगे। अम्ब्रेला संगठन है, बताइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? एनपीसीआई का पूर्ण नाम क्या है जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए क्या है? एक अम्ब्रेला संगठन है। अम्ब्रेला संगठन क्या होता है? अम्ब्रेला मतलब आप जान रहे होंगे, छतरी, छाता। छाता संगठन किसको बोलते हैं दोस्त? छाता मतलब जो एक छाता के नीचे सभी आ जाए। मतलब कि जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता दूं, कौन सा हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप क्या करते हैं? फोन पे करते हैं। क्या करते हैं? फोन पे करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप जी पे करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं?
भीम यूपीआई करते हैं, भीम यूपीआई भी करते हैं, ये भी। और आपका आगे क्या हो जाएगा, जैसे कि आप बहुत सारे चीज़ जो नेशनल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो एक अम्ब्रेला, मतलब कि एक अम्ब्रेला संगठन के नीचे आता है, एक छतरी के नीचे आता है मेरी भाषा में। तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्त, जो ये के कौन सा होता है, ये एनपीसीआई होता है। कौन होता है दोस्त, एनपीसीआई होता है, ठीक है। तो ये एनपीसीआई का पूरा नाम यहाँ पे आप जान लीजिए क्या होगा। इस एनपीसीआई का नाम है NATIONAL, मतलब नेशनल नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट्स, पेमेंट नहीं है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होगा, नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है दोस्त, इंडिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एनपीसीआई का पूरा नाम होता है, ठीक है। तो आप लोग को जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय बैंक नहीं है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय बैंक नहीं है, कौन सा जो है राष्ट्रीय बैंक नहीं है, बताइएगा कौन सा राष्ट्रीय बैंक नहीं है। तो ऑप्शन उसमें 4 दिए थे, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो है आंसर क्या होगा यहाँ पर, एक्सिस बैंक। कौन सा होगा, एक्सिस बैंक आपका राष्ट्रीय बैंक नहीं है, ठीक है, ये राष्ट्रीय बैंक नहीं है। तो सर राष्ट्रीय बैंक कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय बैंक जो है आपका HDFC हो जाएगा, ICICI हो जाएगा, HSBC, ये सब क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं HDFC हो गया, ICICI ये हो गया, और इसके बाद कौन हो गया, HSBC, ये सब क्या है, ये सब जो है नेशनल बैंक है। क्या है, नेशनल बैंक है। एक्सिस बैंक नेशनल बैंक नहीं है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है। अब सर यहाँ पे एडम स्मिथ क्यों आ गया, इसका पुस्तक क्यों आ गया, एडम स्मिथ एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, की पुस्तक, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम पूछा गया है, ठीक है। एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम, तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है दोस्त, आप जो है मुझे बताएंगे। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। सर एडम स्मिथ की पुस्तक का है, इसमें आया तो इसमें जो है वेल्थ ऑफ नेशन, ये अर्थव्यवस्था से क्या था, जुड़ा हुआ था, इसीलिए जो है ये जो है क्या हुआ था कि पूछ लिया गया है इसमें, ठीक है, आपके किस में, इकोनॉमी में, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको जो है इसमें एक चीज और याद रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एम विश्वेश्वरैया, एम एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, इनकी पुस्तक है एक, इनको याद रखिएगा, प्लॉट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा। आपका आ जाएगा इकोनॉमी प्लॉट इकोनॉमी नो ए प्लॉट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, प्लॉट इकोनॉमी ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लॉट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का नाम है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा मेरे दोस्त, इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में आता है,
बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है ये पूछा गया। प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है ये आपसे पूछा गया। प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कौन आता है बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है क्या आता है मेरे दोस्त। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। प्राथमिक, जो प्राथमिक मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। प्राथमिक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या आता है, उत्खनन आता है। क्या आता है, उत्खनन। उत्खनन मतलब कि ये आपके प्राकृतिक से रिलेटेड है, प्राकृतिक से जो आते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक से जो निकलने वाली चीजें हैं, फर्स्ट जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं ये क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या आ जाएंगे, कृषि आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कृषि भी आपके प्राथमिक क्षेत्र पर आ जाते हैं। कृषि और वन, कृषि और वन से जो होते हैं रिलेटेड, ये किस में आ जाते हैं, वन संबंधित किस में आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। आपके सेकंड मतलब द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएंगे आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं मेरे दोस्त उद्योग। क्या आते हैं, उद्योग। और थर्ड क्षेत्र में क्या आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो थर्ड क्षेत्र में आपको याद रखना है सेवा। सेवा कौन से होते हैं, जैसे नौकरियां, तो ये थर्ड क्षेत्र में आ जाते हैं। चतुर्थ, चतुर्थ क्षेत्र में कौन सा आ जाते हैं, चतुर्थ, चतुर्थ क्षेत्र में आपका कौन सा आ जाएगा, तो इसमें जो है संस्थाएं आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, संस्थाएं आ जाएंगे। जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी जहाँ रहते हैं वो संस्थाएं होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन आपका उत्खनन दिया हुआ था, तो आपका जो है उत्खनन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्खनन। उत्खनन ये आपके फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में ये, तृतीयक में, चतुर्थ में ये आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में, क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र अभी मैंने बताया कहाँ कहाँ से आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी, जीडीपी का, प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी, जीडीपी का योगदान बताइए, का योगदान बताइए कितना है, तो ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आप क्या आंसर लगाएंगे, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से क्षेत्र में कितना जो है जीडीपी आता है। तो आप लोग को जो है दोस्त याद रखना है कि आपको जो है प्राइमरी, जो फर्स्ट क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें जो है 20% योगदान मिलता है किसको, हमारे भारत के जीडीपी को, ठीक है, योगदान मिलता है। फिर आता है कौन सा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से आपको जो है कितना मिलता है, तो सेवा क्षेत्र से मैं आपको बता दूं, सेवा क्षेत्र मैंने बताया आपको, उसमें कितना रहता है, सेवा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र से, ठीक है, सेवा जो क्षेत्र होता है, सेक्टर, उससे जो है आपका कितना मिलता है, तो ये कौन से उसमें आता है दोस्त, तो ये थर्ड क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से जो है आपको कितना मिलता है, 54% मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कितना, 20% आपको कृषि, कृषि से रिलेटिव रहता है, प्राथमिक क्षेत्र, उत्खनन, कृषि, इनसे जो है इतना रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से जीडीपी जो है 20% आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जीडीपी मिलता है, योगदान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी बताइएगा। बताइए फटाफट से आंसर बताइए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, आंसर लगा देंगे फटाफट से।
आप लोगों को याद रखना है राष्ट्रीय आय की गणना के कब होता है दोस्त, एक वर्ष के भीतर जो है होता है। सभी औसत आय देखा जाता है। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन की थी, तो दादा भाई नौरोजी। कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। इसने क्या किया था, राष्ट्रीय आय की गणना किया था। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है दोस्त, याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। केंद्रीय संगठन, केंद्रीय संगठन सांख्यिकी की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइएगा। फटाफट से आंसर इसका बता दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, अपने क्लास को विराम देते हैं। फिर जो है आगे की कुछ चीज़ें अगली क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है, जो बचा रहेगा। तो ये जो है आपका 1951 कब हुआ था, केंद्रीय संगठन सांख्यिकी की स्थापना 1951 1951 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, दिल्ली पर। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ है दोस्त, दिल्ली पर। तो बताएं आज का क्लास कैसा लगा दोस्त। आपको जो है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले सब लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करके जाएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्त। ठीक है, तो इतना आपको बनता है। आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। तो बताएं आप लोग को क्लास अच्छी लगी है, कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगले साथ हम आपको अगले क्लास के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।